दोस्तों, आज हम सभी एक कैलकुलेटिव लाइफ जीते हैं। संभवतः इसी तरीके से जीना चाहते भी हैं। वो मस्ती, वो बेफिक्री जो हमसे पुरानी पीढ़ियों की होती थी, हमारे पास नहीं है। और हम इस मस्ती से बहुत दूर निकल आए हैं। जो हमें एक कैलकुलेटिव लाइफ मिली है, इतने समय में स्कूल पूरा करना है, इतने समय में कॉलेज ख़त्म होने से पहले हाथ में जॉब चाहिए और जॉब के बाद फिर शादी करनी होती है, कुछ को शादी नहीं करनी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के कैलकुलेशन के हिसाब से युवाओं के दिमाग में चलती रहती हैं। अपनी लाइफ में इसी तरीके से जीना चाहते हैं और जब सब कुछ नपा तुला है तो ज़रूरी हो जाता है कि एक लिस्ट तैयार कर ले जिसके हिसाब से कब कौन सा काम करना है, कौन से सपने जीने हैं, कैसे कैसे उनको पूरा करना है, किन रास्तों पे चलना है। तो हर किसी के पास एक ऐसी ही विश लिस्ट होती है जिसमें वे उन सपनों की चर्चा करके चलते हैं जो उन्हें ज़रूर पूरी करनी है। हम किताबें में ऐसी ही किताब की बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली और आप हैं किताबें में। दोस्तों, चलिए आज चर्चा करते हैं दिव्य प्रकाश दुबे के पहले उपन्यास मुसाफिर कैफे की। दोस्तों, इससे पहले दिव्य के 2 और कहानी संकलन आ चुके हैं और अब तक तो 5 किताबें आ चुकी हैं। उनकी तीसरी किताब है। युवा लेखक हैं और काफ़ी तेज़ी से युवाओं के बीच में लोकप्रिय हुए अपनी किताबों के माध्यम से। जो उनकी मुसाफिर कैफे उपन्यास है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, वह ऐसे ही कैलकुलेटिव लाइफ की, ऐसे ही विश लिस्ट की बात करती है। तो चलिए क से इसकी कहानी शुरू करते हैं। इसकी कहानी सुधा, चंदर और पम्मी की है। कुछ याद आया? हाँ, ये नाम ऐसे हैं जिसे कोई भी साहित्य का पाठक भूल ही नहीं सकता है। धर्मवीर भारती के फेमस उपन्यास गुनाहों का देवता, उसमें हमें ये तीनों पात्र मिले थे, है ना। यहाँ भी सुधा, चंदर और पम्मी है, लेकिन ये आज के ज़माने के सुधा, चंदर और पम्मी है। दिव्य अपने उपन्यास में यह साफ करते हैं कि मैंने जो अपने किरदार के नाम गुनाहों के देवता से लिए हैं वह मेरी धर्मवीर भारती के प्रति एक श्रद्धा है। मैंने उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं की है, ना ही उनकी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, यह आज की कहानी है, आज के युवाओं की कहानी। जिस लाइफ स्टाइल को आज के युवा जीते हैं वह हमें यहाँ देखने को मिलती है। कहानी का जो नायक है चंदर, इंजीनियर है पेशे से, लेकिन अपनी ज़िंदगी से उबा हुआ है। उसे किताबें ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसका काम किताबों के साथ खेलना या पढ़ना नहीं है, बल्कि कंप्यूटर के साथ खेलना है। 30 साल का हो चुका है और इस 30 साल में उसने 3 बार प्यार कर लिया है। एक बार सच्चा वाला, एक बार टाइम पास वाला, एक बार लिव इन वाला। लेकिन इन सब से वो नहीं मिला जो उसे चाहिए था, यानी कि एक सेटिस्फैक्शन, यानी कि एक सेटलमेंट। तो वह अब लाइफ में सेटल होना चाहता है और इसमें उसकी मदद कर रहे हैं घर वाले। मम्मी पापा उसके लिए रिश्ते सुझाते हैं और हर संडे वह जाके उनसे मिलता है। तो ऐसे ही एक कॉफ़ी टेबल पे उसकी मुलाकात होती है सुधा से। सुधा वकील है और शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले चाहते हैं कि सुधा सेटल हो जाए। सुधा की अपनी विश लिस्ट है, उसमें शादी के लिए जगह नहीं है, लेकिन उसके घर वालों की जो विश लिस्ट है उसमें सुधा के लिए शादी है। तो वे चाहते हैं कि सुधा विवाह करे और इसके लिए जो लड़के वे सुझाते हैं, सुधा को उनसे मिलने जाना होता है। तो एक संडे वे आपस में मिलते हैं मुंबई के एक कैफ़े में। यह मुलाकात खारिज हो जाती है ऐसे ही, ये तो होना ही था, पहली मुलाकात में प्यार कहाँ होता है। और अगले संडे दोनों उसी कैफ़े में अलग अलग टेबल पे अलग अलग रिश्ते के साथ मिल रहे होते हैं। सुधा को वो लड़का बहुत ज़्यादा नापसंद होता है, तो वो 10 मिनट में ही उसे भगा देती है और आ जाती है चंदर की टेबल पे। और वहाँ जो लड़की उसके साथ बैठी होती है उससे कहती है कि बहन देखो, ये लड़का कितना बदमाश है, शादीशुदा है, फिर भी हर सप्ताह लड़कियों से मिलने आ जाता है। वो लड़की तो गुस्से में चली जाती है और इसके बाद सुधा और चंदर काफ़ी बातें करते हैं। फिर अचानक से एक दिन रात को 10 बजे सुधा का फ़ोन आता है और वह कहती है कि मेरे पीजी आओ, जल्दी से मुझे ले चलो। चंदर वहाँ पहुँचता है और सुधा को लेकर अपने घर आ जाता है। उसके घर में वो अकेला रह रहा होता है, सुधा भी वहीं रहती है। चंदर कुछ दिन सोफे पे गुजार लेता है, बाद में दोनों कमरे में ही सेटल हो जाते हैं। चंदर जब भी सुधा से शादी की बात करता है, सुधा इनकार कर देती है। चंदर उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन उसे पता है कि वह कोर्ट में रोज
तलाक के केसेज देखती है कि पुरुष शादी के समय कुछ और रहते हैं और कुछ दिन बाद कुछ और बन जाते हैं। महिलाओं को तलाक लेना पड़ता है, रोना परेशान होना पड़ता है, तो वो इसके कारण शादी से दूर भाग रही होती है। वो चंदर को साफ साफ मना करती रहती है, नहीं करूँगी नहीं करूँगी। और चंदर इस उम्मीद में रहता है कि कभी तो हाँ कर देगी। चंदर की मम्मी के सामने भी सुधा यही कह देती है कि वह विवाह नहीं करना चाहती है। इससे चंदर को ठेस लगती है। वह ऐसे ही अपनी लाइफ से उबा हुआ था। सुधा के जवाब उसे और परेशान करते हैं, तो वह डिसाइड कर लेता है कि वह अपनी ज़िंदगी जो वह सोच रहा था कि किताबों के सहारे जिएगा, एक ऐसा कैफ़े बनाएगा जहाँ पे किताबें मिलती हों, लोग खाते पीते पढ़ सके, वह ऐसा ही कुछ करेगा। और इसी दौरान सुधा उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, विवाह फिर भी नहीं करना चाहती है। चंदर वहाँ से दूर निकल आता है। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है पम्मी से। वे आपस में बात करते हुए मसूरी पहुँचते हैं। पम्मी यहाँ ट्रैवल एजेंसी चला रही होती है। दोनों की अक्सर मुलाकात हो जाया करती है। पम्मी उसे बताती है कि एक कैफ़े खरीदना चाह रही थी, लेकिन इतने पैसे नहीं जुड़े तो विचार त्याग दिया। चंदर कहता है कि मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे वहाँ पे एक कोना चाहिए जहाँ मैं अपनी किताबें रख सकूँ और फ्री की चाय पी सकूँ, वहाँ बैठ के किताबें पढ़ सकूँ। पम्मी तैयार हो जाती है, दोनों पार्टनर बन जाते हैं। किसे चंदर अपने सपनों की मुसाफिर कैफ़े बना लेता है और यहीं सेटल हो जाता है। बीच में उसकी बात सुधा से होती है। सुधा उसे बताती है कि उसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसे हॉस्पिटल जाना है अबॉर्शन करवाने। चंदर बोलता है मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, एडजस्ट हो चुका हूँ। का चक्र चलता रहता है। सुधा एक बच्चे की माँ है, वो अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश कर रही होती है। 10 साल निकल जाते हैं। सुधा देहरादून में अपने बेटे का एडमिशन कराना चाहती है। उसे देहरादून ले जाकर उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देती है। फिर वह सोचती है कि पता नहीं मेरा मन लगेगा या नहीं, कहीं मेरे बेटे का ही मन न लगे स्कूल में, इसलिए वह वहीं होटल में ठहर जाती है। फिर याद आता है कि 10 साल पहले एक बार चंदर से बात हुई थी, तो उसने बताया था कि मसूरी में उसने एक कैफ़े खोला है। वह वापस उसी नंबर पे फ़ोन करती है। फ़ोन पम्मी उठाती है और उसे बताती है कि यह मुसाफिर कैफ़े का ही नंबर है। सुधा वहाँ पहुँच चंदर से मिलकर दोनों बीते दिनों की बातें करते हैं। चंदर सुधा से अपने बच्चे के बारे में पूछता है। उसने कहा कि मैंने हॉस्पिटल फ़ोन करके पता कर लिया था कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरा एक बेटा है, कैसा है वह, कहाँ है। सुधा उसे बच्चे के बारे में बताती। तभी स्कूल से फ़ोन आता है कि बच्चे को चोट लग गई है। तीनों वहाँ पहुँचते हैं। बच्चा चंद्र को देख के पूछता है मम्मी ये वही अंकल है ना जिनकी किताबें कपड़े सब हमारे घर में रखे हुए हैं। सुधा उससे कह देती है कि बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। चूँकि ये आधुनिक रिश्ते की बातें हैं, सुधा यहाँ भी चंदर से विवाह नहीं करती है। सब अपनी अपनी लाइफ में खुश है, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। नॉवेल यहाँ हंसी खुशी समाप्त होता है। दोस्तों, आपने देखा कि इस नॉवेल की कहानी में बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, लेकिन जो इसमें नयापन है, जो इसमें कुछ अलग है, वो है इसकी भाषा, वो है इसके प्रेजेंटेशन का तरीका। दिव्या ने छोटे छोटे वाक्य रचे हैं और की जो नॉवेल की भाषा है वह बिल्कुल ऐसी है जो आज के युवा सामान्य तौर पे बोलचाल में यूज करते हैं, इसलिए युवाओं को यह बहुत पसंद आती है, बिल्कुल अपनी सी लगने वाली होती है। नॉवेल की विशेषता है उनका डायलॉग्स। जैसे फिल्मों में हम डायलॉग सुन के सीटियाँ मारते हैं, वैसे यहाँ भी आप सीटी बजा सकते हैं। नॉवेल में आपको बहुत सारे डायलॉग्स मिलेंगे, उनमें से बहुत सारे आपको याद भी रह जाने वाले हैं। मसलन ये उन्हीं को मिलती है जो इसे ढूंढने निकलते हैं। लाइफ को लेके प्लान छोटे होने चाहिए, अगर प्लान बड़े हो गए तो लाइफ का पता ही नहीं चलता है। जो रातें रोते हुए गुजरती हैं वो अगले दिन सुबह कुछ अलग लेके आती हैं। बहुत सारे डायलॉग्स हैं, आप बस पढ़ते रहेंगे, गुनते रहेंगे, याद करते रहेंगे। में इनकी कहानी में डायलॉग्स में बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने अपनी ज़िंदगी में या तो जिया है या जीने की कल्पना करते रहते हैं, या जो आपकी विश लिस्ट में शामिल है। इसलिए यह किताब युवाओं को तो बहुत पसंद आती है। आपने अब तक इसे नहीं पढ़ा है तो पढ़िए और मुझे बताइए कि यह आपको कैसी लगी। बाय बाय।